करें सर। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर मलिक साहब। ताहिर मलिक साहब ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और फिर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस की तालीम हासिल की। आजकल इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। इनकी एक वजह शोहरत ये भी है कि इनके वालिद साहब प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक मुल्क के मशहूर व मारूफ दानिश्वर हैं। तो मलिक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे ज्वाइन किया है। तो मैं असल में चाह रहा था कि आपसे मसला कश्मीर पे बात करूँ, और मसला कश्मीर जो है 74 साल से हमारे साथ मौजूद है और हम अब तक इसका कोई सलूशन नहीं ढूंढ पाए। तो आपके ख्याल में क्या है इसका रियलिस्टिक सलूशन? बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपके प्रोग्राम में शमूलियत करके बड़ी खुशी हो रही है। और मैं आपके नाजरीन को यहाँ ये बताता चलूँ कि जब हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था तो शकील साहब हमारे सीनियर थे, और इन जैसे जो हमारे सीनियर थे, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। क्लासरूम के अलावा भी हमने कैंटीन पे भी और गैर रस्मी तौर पे भी बहुत कुछ सीखा और आज तक सीख रहे हैं। तो कश्मीर का जो आपने कहा, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इसके हॉस्टिज समझे जाता है कश्मीर इशू की वजह से। हम इस एक कज़िए की वजह से इसके ताल्लुकात में तनाव है, इससे आगे बढ़ना चाहिए। इस पे जो सीनियर वॉइसेस हैं, और अगर आप सर्वे भी कराएं इंडिया पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होगी, और पूरा रीजन जो साउथ एशिया है वो इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, और बातचीत दोनों में उस वक्त कायद-ए-आज़म में, नेहरू में चली भी, और फिर यूएन आ गया। लेकिन 65 वार के बाद जो मिलिट्री ऑप्शन थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को लेके उसकी वजह से एक्सट्रीम पे चले गए ये सारे सूरत हाल। लेकिन अब जब पोस्ट कारगिल हम देखते हैं तो कारगिल जंग के बाद पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स हैं उनके अंदर कॉन्सेंसस है, और वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो ये भी एक चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन इंडिया की तरफ से जो आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया स्पेशल स्टेटस और 35A, तो उसके बाद एक मज़ीद तनाव आया। और अब लेकिन मुस्बत बात ये है कि सीज़ फायर हुआ है और बातचीत बिहाइंड द सीन हम देखते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी और बिहाइंड द सीन कुछ एक्टिविटी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टॉक्स हैं या डायलॉग हैं ये इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए। और चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो या वाघा बॉर्डर हो या सिंध का खोखरा पार हो, राजस्थान सेक्टर हो, यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो जारी रहनी चाहिए। पीपल टू पीपल लेवल कॉन्टैक्ट हो, औरतों को, बच्चों को, दानिश्वरों को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिशियंस को, बुजुर्ग शहरियों को, पुरअमन लोगों को एक दूसरे से के मिलने की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ट्रेड भी हमें इनकरेज करना चाहिए। तो इन इक़दामात से एतमाद साजी की जो फ़िज़ा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए। वो जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर, दोनों को डीमिलिटराइज कर दिया जाए और कश्मीर के लोगों को ऑटोनमी दी जाए, उनके सियासी हकूक़ दिए जाएँ, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बेहतर की जाए, मीडिया पे कर्ज बेहतर किया जाए, तो इससे बहुत बड़ी एक चेंज आएगी। और वैसे भी देखें, ह्यूमन ट्रेजिडी है कि कश्मीर जो पाकिस्तान और इंडिया से मुल्क है, वहाँ के लोग अपने प्यारों को दरमियान में दरिया है तो ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश करते हैं, दरिया के शोर में आवाज़ें दब जाती हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं। तो ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी भी है। तो ये मसला हल हो या ना हो, दोनों को सिविलाइज तरीके से बिहेव करना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, मुझे याद पड़ता है कि MB नकवी साहब हमारे एक बड़े सीनियर कालम नवीस थे। उन्होंने 88 में हेरल्ड में एक मजमून लिखा था, द बेस्ट ऑफ एनिमीज़। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करके देखी, लेकिन वो नतीजा हमारे हक में नहीं निकला। उस पर जो है हमारी हुकूमतों को ये एहसास हो जाना चाहिए था कि हम अब इसका कोई मिलिट्री हल तो है नहीं, तो अब हम इंटरनेशनल रिलेशन, अगर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन वो अयूब खान भी वो जुर्रत ना कर सके। और फिर ये भी सुनने में आता कि इंदिरा गांधी ने भुट्टो साहब से शिमला में यही बात की कि हम जो है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें और वी मूव अहेड। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा जी मैं अगर इस तरह यहाँ पे साइन करके चला गया तो कौम जो है वो मेरी तिक्का बोटी कर देगी और ये हो जाएगा, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, तो 6 महीने मुझे दो कि मैं पब्लिक ओपिनियन तैयार कर सकूं। तो आपके इल्म में है ऐसी कोई बात, और क्या भुट्टो साहब ने कुछ इस तरह से कोई इरादा था उनका कि मसला कश्मीर का इन लाइंस पे कोई हल निकल सके? देखिए, एक तो शिमला अकॉर्ड के वक्त पाकिस्तान बड़ी वीक बार्गेनिंग पोजीशन में था, तो उस वक्त ये इंडिया की तरफ से अब जो मेमोयर्स बहुत सारे शाया हुए हैं, जिस तरह आप हवाला दे रहे हैं, तो इंदिरा गांधी के जो एडवाइज़र्स थे या जो हमें स्टैनले वॉलपर्ट का वर्जन मिलता है जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान में और किताबों में, इस जानिब इशारा है कि बिहाइंड द सीन इंडिया के पास एक पोजीशन ऐसी थी कि वो कह रहा था कि वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल किया जाए। और भुट्टो साहब की कोशिश थी कि सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं और जो पाकिस्तान का इलाका है वो रिकवर किया जाए। तो लेकिन बायलैटर उसमें जो एक एग्रीमेंट हुआ कि बायलैटरलिज्म का, कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसको बायलैटरल फोरम पे हल करेंगे, वो इंडिया ने अपनी सफारती कामयाबी जानी और पाकिस्तान ने अपनी सफारती कामयाबी ये जानी कि 90,000 के करीब कैदियों को छुड़ा लिया गया और वो किया गया। और इसके बाद अगर आप ये, मैं आपकी बात को आगे लेके भी चलूँ, तो लाहौर डिक्लेरेशन जो वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में हुआ, तो ये हमें यूँ नज़र आता है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। फिर जनरल मुशर्रफ ने, जो कारगिल वार के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने भी बहुत पीस के लिए कुछ एफर्ट की, उस वक्त वहाँ इंडिया से हुई, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ आए। इसमें मेन एक जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है, मैंने ये कहा कि इससे पहले चाहे जो भी आप सेटल करें किसी प्रपोजल से, जिस तरह ये आपने एक प्रपोजल बताई कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर, इस तरह की और भी प्रपोजल हैं, लेकिन बातचीत का आगाज़ होना चाहिए, पीपल टू पीपल लेवल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको इंडिया में भी इग्नोर किया जाता है, पाकिस्तान में भी, वो ये है कि इसमें 3 पार्टीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और कश्मीरी लोग हैं। चाहे वो पाकिस्तान के में शामिल कश्मीरी लोग हैं या इंडिया में रहने वाले कश्मीरी लोग हैं, उनकी राय क्या है? क्या वो 2 मुल्क इंडिया और पाकिस्तान आपस में अगर इस पर एग्री भी कर लेंगे, तो क्या जो असल स्टेक होल्डर हैं, असल फरीक हैं कश्मीरी, वो इंडिया की रियासत के पेश किए गए मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो वादी में अमन नहीं ला सके? तो इसी तरह वहाँ मिलिट्राइजेशन है, वहाँ एक्सट्रीमिज़म है, वहाँ टेररिज्म भी है। और वो इस तो मेरी राय में कोई भी जो इसके पेशरफ्त हो, उसमें कश्मीरियों को शामिल करना, उनकी राय को अहमियत देना इंतहाई है। अब मुझे इंडिया के टॉक शोज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो वहाँ कोई 4-5 लोग बैठे होते हैं, कहते हैं कश्मीर में बहुत बिल्कुल हालात नॉर्मल ये होगी। तो मैंने कहा आपने पैनल में एक भी कश्मीरी नहीं लिया, आप अभी कॉल मिलाएं और किसी को ले लें, चाहे प्रो गवर्नमेंट को ही ले लें। जब आपको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि आप इंडियन स्क्रीन पे, मीडिया पे कोई कश्मीर वॉइस, जेन्युइन कश्मीरी वॉइस दिखा सकें, तो बात ये कि ये स्टेट्स दोनों जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये कश्मीरी वॉइसेस को उसका डिसरिगार्ड करते हैं, उन्हें अहमियत नहीं देते। तो कोई भी ड्यूरेबल पीस नहीं हो सकता। जब उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कश्मीर के लोगों को, जिस तरह आप देखें, उनके डिजिटल राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, उनके पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक्स राइट, वो सब जो आपने सस्पेंड किए हुए हैं उनको बहाल करें और लोगों के उन ट्रेड को इनकरेज करें। और कश्मीर के लोगों के, चाहे वो उधर हों या इधर हों, आपस में उनके राब्तों को दोनों रियासतों को चाहिए कि फैसिलिटेट करें, रुकावटें न डालें। लेकिन मलिक साहब, ये अली गिलानी को मैंने कई दफ़ा टीवी पे देखा है, इंडियन टीवी पे, और भी जो लीडर्स हैं उनके, वो आते रहते हैं टीवी पे। क्या ये कोई पाबंदी, रिसेंट कोई पाबंदी है, क्या है? सर, ये जो इंडिया के में टॉक शोज होते हैं, जो अभी वो एक उनके मशहूर एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, और उनके और 2-3 और जो देख लें, जो बड़े बिल्कुल एक बीजेपी का माइंड सेट और फॉरेन पॉलिसी एजेंडा उसको वो प्रमोट करते हैं, उनके पिछले आप साल के प्रोग्राम उठा के देख लें। आपको याद होगा कि राहुल गांधी को बोर्ड कर दिया गया था, इंडिया के अपोजिशन मेंबर पार्लियामेंट है, उनको त्यारे से उतार दिया, कश्मीर में जाने नहीं दिया। जिसका बाप दादा कश्मीरी ओरिजिन का है, नेहरू फैमिली की वहाँ बड़ी डायनेस्टी है। और आपको ये भी याद होगा अरुंधति राय को भी नहीं जाने दिया था।
और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी कश्मीर तक रसाई नहीं है। तो ये कोई इतना आसान बात नहीं है। और वो हर लिहाज से एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके यूएस कांग्रेस की ह्यूमन राइट कमेटीज़ की रिपोर्ट देख लें तो कश्मीर में इंडिया हैज़ समथिंग टू हाइड, इसीलिए वो वहाँ पे फ्री एक्सेस नहीं दे रहे। और इंटरनेशनल स्टोरीज, ये सिर्फ एक पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल स्टोरीज भी वहाँ पे लगी हैं। और इवन जो प्रो इंडिया वहाँ फैमिलीज थी जो पावर में रही हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अली गिलानी को छोड़ दें आप, जो उमर अब्दुल हैं और उसके वालिद फारूक अब्दुल हैं, उनकी तहरीर तकरीर पे, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे जो पाबंदियाँ इंडियन स्टेट्स ने लगाई हैं, महबूबा मुफ्ती पे लगाई हैं, उनकी हम बात करें, वो इंडियन स्क्रीन पे उनको मौका नहीं मिलता। तो अली गिलानी तो एक और तरफ। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों स्टेट्स का, इंडिया और पाकिस्तान का, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो कोई मिसाली नहीं। अच्छा सर, आपने बात की कि वहाँ पे जो मसाइल हैं, और कुछ मसाइल तो शायद रीसेंट होंगे, लेकिन उससे पहले तो खैर वो आते रहे हैं टीवी चैनल्स पे। अली गिलानी के मैंने कई इंटरव्यूज देखे। यासीन मलिक जो हैं, वो रजत शर्मा का जो प्रोग्राम है अवाम की अदालत या आपकी अदालत, उसमें भी वो गए हैं। अच्छा सर, पाकिस्तानी साइड मैंने बताया सर, वो नहीं हुआ, राहुल गांधी को वहाँ ऑफ बोर्ड नहीं किया गया, उन्हें कश्मीर जाने दिया गया। नहीं, वो तो मतलब रिसेंट एक हुआ है वाकया। आप देखिए ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको फोन पे भी बात करने नहीं दी गई। ये फैक्ट्स हैं, ये आप उनके ट्विटर अकाउंट से चेक कर सकते हैं। और जिन अली गिलानी साहब का कह रहे हैं, अली गिलानी साहब भी हाउस अरेस्ट हैं, वो कोई आज़ाद फिजा में ऐसा नहीं। उन्हें कश्मीर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, मीर वाइज को नहीं, यासीन मलिक को नहीं। यासीन मलिक अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देख सका, वो पाकिस्तान में है। तो ये इतनी सादा बात नहीं है। इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का, उसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है कि एक फाशिस्ट राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी इंडिया को रूल कर रही है, जिसको हिंदूज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर, क्रिश्चियन भी, सिख भी। इंडिया की फार्मर्स मूवमेंट को ट्रेटर मूवमेंट करके गाया गया। और जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स की इंडिया में मजम्मत की है, तो उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया है, ट्विटर कंपनी से किया है। तो ये बिल्कुल कोई कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं है। ये हमें बताता है कि इंडिया में एक पॉपुलिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, फाशिज्म की वेव है, जिससे सिर्फ मुसलमान ही मुतासर नहीं, वहाँ के हिंदू, सिख, शाहीन बाग मूवमेंट देख लें, इंडियन सिटीजन बिल देख लें, वो सब मुतासर हैं। इंडिया के बॉलीवुड के एक्टर्स को, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को, और उनको भी किस तरीके से टारगेट किया इस प्रेजेंट रजीम ने। इंडिया का जो जमहूरियत की उसका डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट का है, उसमें इंडिया की जमहूरियत 3-4 दर्जे नीचे उसकी तनज़ली हुई है, डिक्लाइन में गई है। ये वो फैक्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, वेरीफाइएबल हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान का भी एक तबका खामोश रहता है, वो कभी उसको उजागर नहीं करता। वो पाकिस्तान के मसाइल बताएगा, लेकिन वो इंडिया का जो गटर है, उसके ऊपर जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल उसके जो लिप्स हैं, खामोशी तैयार कर ले। तो देखिए स्टेट जो है, मैंने खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान का भी ह्यूमन राइट मिसाली नहीं, लेकिन जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जिन टॉक शोज़ का आप हवाला दे रहे हैं, वहाँ अरुंधति राय को क्यों नहीं बुलाया जाता? वहाँ अरुंधति राय को उन कश्मीर के अंदर रसाई क्यों नहीं दी जाती जाने की? आई विश कि मेरे साथ कोई इंडियन पैनलिस्ट भी होते तो वो जो इंडिया की सिचुएशन है वो आपको बेहतर एक्सप्लेन करते। लेकिन सर, ये जो फैशिज्म वाला चार्ज है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जिन्ना साहब ने भी लगाया था कांग्रेस पे। आज हमें कांग्रेस बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा था ये ग्रैंड फाशिस्ट काउंसिल है जो कांग्रेस है, और ये जो गांधी हैं ये मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी ये गांधी का और नेहरू का इंडिया नहीं है। सर, वो उस इंडिया को भी हमने कभी क्रेडिट नहीं दिया था, वो भी फाशिस्ट ही था। नवाब वक्त ने 2009 में, सर सुनिए, 2009 में नवाब वक्त ने लिखा इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट, और उस वक्त मनमोहन सिंह जो है वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर था। तो ये सर हमारा रिकॉर्ड भी यही है कि हमने कभी नहीं माना कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। भुट्टो साहब ने 68 में कहा था कि कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। तो सर ये हमारा, तो हमने कभी नहीं माना इंडिया को कि ये जमहूरियत है। पूरी दुनिया मानती रही कि ये जमहूरियत है, हमने माना है सर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप सिलेक्टिवली सिर्फ जिन्ना के बयानात लेंगे, पॉलिटिशियन इलेक्शन कैंपेन में
मीडिया में और मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ बातें कहते हैं, अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ जवाब, लेकिन सिर्फ ये जना के नहीं है, ये आज के नरेंद्र मोदी से लेके पटेल तक और नेहरू तक आपको उनके तजादात भी मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे और जना के भी मिल जाएंगे। अब बात ये है कि इंडिया में जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, आप मुझे जरा थोड़ा 1 मिनट दें। जब इंडिया में इमरजेंसी लगेगा, हम सब तस्लीम करते हैं कि इंडिया जमहूरियत है, वहां आज तक मिलिट्री ने इंटरवीन नहीं की, लेकिन जब वहां इमरजेंसी लगेगी, जब गोल्डन टेम्पल पे हमला होगा, जब इंडियन सिटीजन बिल लाया जाएगा, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दिया गया, तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? देखिए, डेमोक्रेसी को चैलेंज सिर्फ फौज से नहीं होता, डेमोक्रेसी को चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप से भी होता है, नरेंद्र मोदी से भी होता है, जो गुजरात कार्नेज के अंदर और इंडिया के अंदर तहकीकाती इदारों ने ये साबित किया है कि इंतहा पसंदाना और नस्ली तासुब का शिकार कौन लीडर है। और ये अमेरिका ने ही उनका वीजा भी रिजेक्ट किया था, ये कोई पाकिस्तान नहीं। तो आप सिलेक्टिव चंद मिसालें दे रहे हैं, वो ठीक हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंडिया की अपनी हिस्ट्री में मिसालें हैं, इंडिया के भी तजादात हैं, पाकिस्तान के भी हैं। अब यहाँ जो एक एंटी इंडियन लॉबी है पाकिस्तान में, वो सिर्फ इंडिया के तजादात उजागर करती है, और पाकिस्तान में जो प्रो इंडियन लॉबी है वो सिर्फ पाकिस्तान के तजादात करती है। मैं ये कहता हूँ कि आप कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, इंडिया के, पाकिस्तान के, दोनों के तजादात बताएं ना। आप बताएं कि वो इंडिया जो एक सोशलिस्ट मोड में था और जो नॉन अलाइंड था, वो आज अमेरिका की झोली में बैठा हुआ है। इससे ये कोई मामूली तजाद है? तो तजादात हर कौम के, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने ऐनक ऐसी पहनी हुई है जिसमें सिर्फ दूसरे के तजादात नजर आते हैं, अपने के नहीं है। इंडिया के तजादात पे आप प्रोग्राम, मैं आपको इंडिया के अंदर से 5 बंदे देता हूँ जो इंडिया के तजादात पे बात करेंगे, आप उनके साथ प्रोग्राम करें। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के तजादात पे बात करेंगे। तो दोनों स्टेट्स ने आगे बढ़ना है। मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट करना चाहूंगा जो इंडिया के तजादात जाहिर करते हैं, पाकिस्तान के तजादात जाहिर करते हैं। आपने सर पटेल की बात की। पटेल सर वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को ये ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन को छोड़ें और कश्मीर ले लें। सरदार, हमारे एक फ्रीडम मूवमेंट के जो है पाकिस्तान मूवमेंट के एक लीडर थे सरदार शौकत हयात, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि मेरे सामने माउंट बैटन ये ऑफर लेके आए और मैंने बाद में गया, मैं लियाकत अली खान को कहा कि सर ये अच्छी ऑफर है, कश्मीर में हमारी कैंपेन अच्छी नहीं जा रही, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो मुझे लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन जो पंजाब से भी बड़ी है उसको छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? एंड ही इज नॉट द ओनली वन। ये फरोज खान नून ने भी बात लिखी है और ये चौधरी मोहम्मद अली ने भी ये बात लिखी है, एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट थे सरदार इब्राहिम, उन्होंने भी ये बात लिखी है। लेकिन आज पाकिस्तान के नौजवानों को, किसी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं बताई जाती, कोई हमारा कालम नवीस इसका जिक्र नहीं करता, कोई एंकर इसका जिक्र नहीं करता। तो वी आर टॉट सेलेक्टिव हिस्ट्री सर। बात ये है कि आप एक उस्ताद भी हैं और आप एक दानिश्वर भी हैं और आप पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और अभी आपने इस बात का जिक्र कर दिया, तो फिर ये साबित हो गया कि और सरदार शौकत हयात की किताब पाकिस्तान में छपी है और कई एडिशन छपे हैं, आज भी हमारे घर के करीब जो बुक स्टोर है उसमें दस्तयाब है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये क्या वजह हुई कि जसवंत सिंह ने जब बुक लिखी तो वो उसकी कोई इंडिया में बुक लॉन्च नहीं कर सके, और वो एडवानी जो कायदे आज़म के मज़ोलियम पे ट्रिब्यूट पेश करने के, उसका रिएक्शन भी ज़रा देख लें शकील साहब। बात यह है कि हिस्ट्री इज़ द नैरेटिव वी कंस्ट्रक्ट आफ्टर आवर मेमोरी पिक्स अप द पीसेस दैट रियली फिट इनटू आवर नीड फॉर कॉजेशन। तो ये सारी चीज़ें हम पिक करते हैं सिलेक्टिवली। इंडिया और पाकिस्तान मिरर स्टेट्स हैं, वहाँ जिस तरह की इंतहा पसंदी है, हमारे यहाँ जिस तरह की इंतहा पसंदी है, हम उसको सिलेक्टिवली दिखाते हैं। अच्छा सर, आपने जसवंत सिंह की किताब की बात की। जसवंत सिंह की जो किताब है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में बैन है। मैं आपकी तवज्जो एक और मसले की तरफ, मैंने ये नहीं कहा कि बैन है, मैंने ये कहा कि बुक लॉन्च के ऊपर बदमज़गी हुई, हमले हुए, बीजेपी से निकालने की बातें हुई और नोटिस भी सर्व हुए। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक ही धरती थी 47 से पहले। जो हिंदू मुस्लिम रवैया है, कोई एक मुल्क स्विट्जरलैंड का नहीं था और दूसरा जापान नहीं था। तो ये यहाँ पे जो गैर इंतहा पसंद हिंदू और मुस्लिम हैं,
अमन उनके दरमियान होगा। ये एक एजेंडा सेटिंग के लिए पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का एक मखसूस चेहरा दिखाना चाहता है। वो चेहरा बीजेपी के एजेंडा में फिट इन होता है कि देखें जी मुसलमान ऐसे हैं, औरतों को हकूक नहीं देते। तो यही अमल की राह। बाल ठाकरे में और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक कहता है पाकिस्तान में कि इंडिया की फिल्म नहीं देख यहाँ चलने दूंगा, दूसरा कहता है इंडिया के फनकारों को, मौसीकारों को यहाँ परफॉर्म नहीं करने दूंगा, पिच उखाड़ूंगा। तो दोनों मिले हुए हैं आपस में। इन इंतहा पसंदों के नरगे से जब तक इंडिया ताल्लुकात नहीं निकलेगा तब तक इसमें मुस्बत पेशरफ्त नहीं होगी। सर थोड़ा सा फर्क है बाल ठाकरे में और हाफिज सईद में। सर दुनिया ने बाल ठाकरे को कभी टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, हाफिज सईद को अमेरिका ने, यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और बाल ठाकरे पे कभी ये इल्जाम नहीं लगा कि उसने अपनी जमात जो है शिवसेना उसके लोग पाकिस्तान में भेजे या किसी और मुल्क में भेजे। हाफिज सईद का आपको पता है कि उनके ऊपर कौन सा इल्जाम है जो नहीं लगा जी। तो सर ये जो ना फॉल्स इक्विवेलेंस ना करें। कंफ्यूज कर गए हैं कि बाल ठाकरे की आरएसएस जो तंजीम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंतहा पसंद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस बीजेपी और चीज़ है, आरएसएस और चीज़ है। एक बात। दूसरा, जो समझौता एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, मैं तस्लीम करता हूं, मैं कोई हाफिज सईद का सपोर्टर, समझौता एक्सप्रेस की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो लिंक्स मिले हैं हमें, उसमें इंडियन स्टेट की भी इन्वॉल्वमेंट थी, उस कर्नल की भी थी। तो बदकिस्मती से ये जो चीज़ें हैं ये कोई ज़्यादा मुस्बत नहीं है, इनको ख़त्म होना चाहिए इस इंतहा पसंदी के एजेंडे को। तो ये इंतहा पसंदी हमें दोनों तरफ मिलती। जो इंडियन आर्मी के फौजी गोल्डन टेम्पल में जाके गोल्दियाँ बसाते रहे हैं वो भी एक इंतहा पसंदी थी, जबर थी। ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी हैं, उधर भी। सिर्फ ये कहना कि इंडिया बड़ा शाइनिंग है, वो डेमोक्रेसी है, तो उसके अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जिन कॉन्ट्राडिक्शंस पे प्रो इंडियन लॉबी पाकिस्तान में भी बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये बात मेरी समझ से बालातर है। अच्छा ताहिर साहब, आपने कहा कि बाल ठाकरे की पार्टी आरएसएस है। मैं यहाँ थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं, बाल ठाकरे की पार्टी आरएसएस नहीं है, उनकी पार्टी जो है वो शिवसेना है। और शिवसेना ओरिजिनली जो है ना वो एक यानी वहां का जो सूबा है ना उनका महाराष्ट्र, उसके राइट्स को लेकर उठी थी। और मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं, मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बारे में आप बता दीजिए कि शिवसेना और आरएसएस कैसी तंजीम है, उन पे जरा आप रोशनी डाल दीजिए। मैं रोशनी ये डाल सकता हूं कि उन्होंने कभी पाकिस्तान में या किसी मुल्क में अपने मिलिटेंट्स को नहीं भेजा, और ये फॉल्स इक्विवेलेंस हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। आपने सर सिटीजनशिप एक्ट पे भी बात की। मैं ये कह रहा हूं क्या श्रीलंका में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? आप ये कह सकते हैं इंडियन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट श्रीलंका में, नेपाल में नहीं है? सर मैं वन बाय वन इन्वॉल्व हुई है, और राजीव गांधी उसी का नजर हुए। राजीव गांधी को क्यों वो मारा गया? इतने बड़े लीडर थे वो इंडियन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट का नतीजा था। सर मैं कह रहा हूँ वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट। मेरे एक सीनियर दोस्त थे इलियास साहब, वो एक जगह पे मुझे बताने लगे कि मैं किसी डिनर में था, तो मुझे एक ब्रिगेडियर साहब अलहदा ले गए, कहते हैं ये देखो इंडिया का ये मैगजीन है, इंडिया टुडे था गालबन, इसने सारी स्टोरी लिख दी है कि जी हमने किस तरह श्रीलंका में इंटरवेंशन की, इंटरफेरेंस की। तो उस पर वो कहने लगे, कहते हैं सर ये तो आप माने कि इंडिया के मीडिया में इतनी फ्रीडम है कि वो इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देंगे कि हम जो अफगानिस्तान में करते रहे हैं तो उस पर हम लिख सकें? तो उस पर उन्होंने मौजू बदल दिया। सर दूसरी बात, सिटीजनशिप एक्ट पे सर पाकिस्तान के मीडिया में, और अभी देख लें हामिद मीर से लेके आसमा शराजी, जितनी क्रिटिक फॉरेन पॉलिसी में होता है इंडियन डेमोक्रेसी में भी नहीं होती। और अगर जो करते हैं उन पे ट्रेजन के मुकदमात इंडियन जर्नलिस्ट पे बनाए गए हैं, और उनकी जिंदगी तो इसलिए इंडिया का जो इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं वो पॉपुलिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, वहाँ एक वेव है जिसने मीडिया फ्रीडम को कर्ब किया है। ये वो आप इंडिया कोई महात्मा गांधी का नहीं है, लेकिन उस महात्मा गांधी को जिसने एक इंतहा पसंद हिंदू ने गोली मारी, वो इंतहा पसंद हिंदू सोच जो है आज इक्तदार में है। सर ये मुझे बताइए कि हामिद मीर से अगर आप प्राइवेटली मिलें, उससे पूछिए कितनी फ्रीडम है, जियो ने उसको क्यों प्रोग्राम करने से मना कर दिया, आसमा शराजी क्या फील करती है? हम ये मिलने के साथ साथ हम बरखत हद से भी मिलेंगे ना, जिसने ट्विटर पे कहा कि मैंने मोदी की जो पॉलिसी है, बरखत हद की बुक पढ़ी है मेरे पास अभी, ले जो अभी रिसेंटली उन पे एंटी स्टेट का चार्ज लगा है,
कि भाई उन्होंने क्रिटिक की है कि कोविड पॉलिसी जो है वो उसके अंदर वीकनेसेस हैं, फेलियर्स हैं, लैक्यूनस हैं, और जो दिल्ली में FIR काटी गई हैं हुकूमत के ऊपर के उन्होंने कोविड क्राइसिस के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है, तो जो पोस्टर बैनर लगे हैं उनके ऊपर भी FIR है, और जो प्रिंटिंग प्रेस जिन्होंने छापे हैं उनके ऊपर भी हुआ है। तो सिर्फ आप एक साइड के व्यू जो है वो ले रहे हैं, और वो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक इंडिया के जो कोई नेगेटिव चीज बताई जाती है तो लोग बेचारे अनईजी होना शुरू हो जाते हैं। भाई इंडिया में पाकिस्तान के इश्यूज हैं। इस वक्त मोदी एक इंतहा पसंद लीडर है जिसने जमहूरियत पे वार किया, जिसने इंडिया की सहाफत पे, मीडिया पे वार किया। हम ये बात क्यों नहीं बताना चाहते? हो सकता है आपके इंडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हों, उनको भी ये बातें पता है, उनको ये रोशन चेहरा इंडिया का जो इस वक्त मोदी के यलगार में है, ये उनको पता है। सर मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये कंप्लेंट्स पाकिस्तान में आज पैदा हुई होती, आई वुड गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। लेकिन सर ये आज नहीं पैदा हुई, ये 70-75 साल से जारी हैं। आपको मैं 10 साल पुराना अखबार दिखा देता हूं, 20 साल पुराना अखबार दिखा देता हूं, यही चीज थी। भुट्टो साहब का मैंने आपको कोट किया, जब कांग्रेस वहां पे हुक्मरान थी, उसने कहा कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन। तो सर क्रेडिबिलिटी, सर नवाब चौधरी साहब को देख लीजिए। आप नवाब वक्त तो बता रहे हैं, आप ये बताइए ना कि इस पे नेटफ्लिक्स पे मूवीज बन चुकी हैं और भी हैं कि 1975 में जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी थी उस पर जर्नलिज्म में क्या हुआ, और ये जो आपको वर्ड नजर आती है ये सब आप, मैं यही कहूँगा कि आप इंडिया की एक मिसाल देंगे पाकिस्तान। क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते कि पाकिस्तान, इंडिया में आज तक जमहूरियत, कभी वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर जमहूरियत के खिलाफ वार माजी में होते रहे, इमरजेंसी हो या आज की जो सूरत हाल हो। तो जो ये इसके ऊपर जो फ्रेंच ऑथर्स हैं, क्रिस्टोफ जेफरले और दूसरे जो प्रोफेसर हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वेस्ट में, उन्होंने भी इसके ऊपर बेस लिखी है। अभी बीजेपी मैसेंजर्स ऑफ फेथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अमेरिकन ने लिखी है किताब, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसको आज एक बहुत बड़ा खतरा है। सर मैं ये कह रहा हूँ पिछले 20 साल में जो वेस्ट में किताबें छपी हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, वो सारी देख लीजिए, वो पाकिस्तान की क्या पिक्चर पेंट करती हैं, क्या इमेज है पाकिस्तान का सर। और पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है सर, पाकिस्तान में मुझे ये बता दीजिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले किसी ने कोई पॉजिटिव चीज की? जब नेहरू और गांधी का इंडिया था उस वक्त किसी ने तारीफ की? हम तो यही सुनते आए हैं कि जी कांग्रेस मुसलमान, सर कांग्रेस जो है ना सर पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था कि जी कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, ये क्रश करना चाहती है। इन्होंने 1937 में मिनिस्ट्रीज बनाई थी और इन्होंने मुसलमानों को क्रश किया, अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज की। सर अब हमें कांग्रेस क्यों अच्छी लगनी शुरू हो गई है, नेहरू और गांधी क्यों अच्छा लगना शुरू हो गए हैं, ये मुझे बताइए प्लीज। ये तो एक हिस्टोरिकल डिबेट आप कर रहे हैं ना, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन प्लान, उन्हें क्या मजबूरी थी, वो ना करते जिनात से। तो बात ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लेते, वो पार्टीशन फार्मूला एक्सेप्ट ना करते। लेकिन ये एक तारीख के डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, तनाजर हैं, उसमें 2-3 व्यू हैं। इंडिया का भी एक व्यू है, पाकिस्तान का भी। सर बात वहीं से शुरू हुई। आपने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, ये क्रश करना चाहती है और ये हमें जीने नहीं दे रही। सर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जितनी नफरत कांग्रेस के खिलाफ है, नेहरू गांधी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूं। सुन लीजिए प्लीज, सुनिए आप मेरी। आपने कहा कि जी अपना जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था कैबिनेट मिशन प्लान, प्लीज उसको पढ़िए। पहले उन्होंने कंडेम किया, ये 16 मई को आया था, 22 को उन्होंने कंडेम किया, उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते वक्त क्या कहा, पाकिस्तान हमारा जो है अनअल्टरेबल गोल रहेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस वाज दिस सर? एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया, नेगेट कर रहे हैं आप ये भी बताएं। आप जिन्ना का तो बता रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों ऐसे रिजेक्ट किया, क्या वजूहत थी? कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया, और ये मुझे सरदार शौकत हयात ने बताया कि उसने कहा कि मुझे नेहरू ने एक दफा बुलाया और मुझे कहने लगा कि हम अगर इकट्ठे रहें, पार्टीशन इज टू बिग अ डिसीजन टू बी टेकन इन हेस्ट, तो क्या हम इकट्ठे रहें, उसके बाद हम देखें कि अगर हम नहीं इकट्ठे चल सकते तो हम भाइयों की तरह अलहदा हो जाएं। तो उस पर वो कहता है कि मैंने कहा इज मेक सेंस
तो मैं कहता जी गया कायदे आजम के पास और उनके सामने ये रखा, तो वो कहता है मुस्कुरा पड़े कि मुझे पता है किसका दिमाग बोल रहा है तुम्हारे पीछे, तो कल तुम ये रखना चीज, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो मैंने कहता जी तकरीर शुरू की, तो मौलाना हसरत मोहानी खड़े हो गए कि ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। उस पर कायदे आजम ने कहा शट अप मौलाना, वो बैठ गए। तो बहरहाल वो मुस्लिम लीग ने वो करारदाद एक्सेप्ट कर ली, अगरचे वो उस कंडीशन के साथ की कि जी पाकिस्तान अब भी हमारा वो गोल रहेगा वगैरह वगैरह। तो मैं कहता जी पंडित नेहरू के पास गया और मैंने कहा जी पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई। तो पंडित जी ने कहा कि सॉरी अपना शौकत, इट इज टू लेट। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता जी पटेल नहीं मानता। तो मैंने पूछा कि पटेल का क्या व्यू है? तो उसने कहा जी पटेल का व्यू ये है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को गैंग्रीन लग जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है बजाय इसके कि पूरा जिस्म मुतासर हो। तो मुस्लिम लीग ने अलहदगी का जरासीम इतने फैला दिए थे कि उन्होंने कहा कि जनाब इनको अलहदा करें तो फिर ही ये इंडिया को चलने देंगे, वरना ये नहीं चलने देंगे। दैट वाज द रीजन। और कायदे आजम ने खुद सर एक से ज्यादा मरतबा, सुन लीजिए आप प्लीज, एक से ज्यादा मरतबा कहा अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया से मुसलमान भी अनाइलेट हो जाएंगे, इस्लाम भी अनाइलेट हो जाएगा। फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन कैसे मान लिया, ये नहीं मुझे समझ में आती, कितना बड़ा तजाद है ये। आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक वर्जन पे कि शौकत याद ने ये कहा हिस्ट्री, इस तरह के और उनके कॉन्ट्राडिक्टरी भी वर्जन होंगे। अब बात ये है कि दोनों मुल्क बन गए। मेरा पॉइंट ये है सर, शौकत हयात वाज अ लीडर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, नॉट ऑफ इंडियन कांग्रेस, नॉट ऑफ बीजेपी। एक ओपिनियन, उनकी एक ओपिनियन है सर, ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है उनका। उन्होंने ही नरेटेड हिज इंसिडेंट। फैक्ट होता है ये, पहली बात हो, क्या ओपिनियन फैक्ट होता है? अगर आप सर जस्ट अ मिनट, अगर आप अपनी बायोग्राफी में एक वाकया लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक फैक्ट के तौर पे लिखेंगे कि ओपिनियन के तौर पे लिखेंगे? ओपिनियन तो ये होती है कि यार ये मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया था, ये बुरा आइडिया था। तो उन्होंने अगर ये लिखा है कि ये मेरी आंखों के सामने हुआ, मेरे साथ हुआ, सो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट ओपिनियन सर। डोंट कंफ्यूज फैक्ट विद ओपिनियन। अब बात ये है कि इस उनसे मुतजाद भी ओपिनियन है और उनसे कन्फर्मिंग भी ओपिनियन होंगी। मेरा पॉइंट ये है, इंडिया और पाकिस्तान आज एक रियलिटी है और बड़ी बात ये है कि गांधी और जिन्ना, नेहरू और लियाकत अली खान ये नहीं चाहते थे कि दो मुल्क बन जाएंगे और हम दुश्मनों की तरह रहेंगे। इसी से हमें आगे, आज पाकिस्तान ना जिन्ना का पाकिस्तान है, ना इंडिया गांधी का इंडिया है। दोनों ने अपने आइडियल्स में अपनी आवाम को मायूस किया। जो आपका पहला पार्ट का था वो बड़ा अच्छा सवाल था कि टेक्स्ट बुक से ऐसा जो मवाद है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसको निकालना चाहिए। और मैं आपको शकील साहब एक और बात भी कहता हूँ कि इंडिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका भी ज़रा जायज़ा लीजिए। वहाँ भी पाकिस्तान का अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ भी कम नहीं। तो दोनों मुल्कों की टेक्स्ट बुक में जो तजादात है, इंडिया में जिन्ना के बारे में जिस तरह उनकी हिस्ट्री में लिखा गया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में हिंदूज़ के बारे में और उधर लिखा गया है, दोनों जो हैं ये नफ़रत को उभार रहे हैं और ये सही रवैया नहीं। तो इससे मैं एग्री, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए अगर हम तारीख़ के उसमें पढ़े जाएंगे तो इंडिया में वो अनडानी होती है। यहाँ तो गोरे भी आए हैं, 150 साल रहे हैं, अब हम उनका क्या कर सकते हैं? हमलावर और जगह से भी आए। अब इसको दुनिया इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, यूरोपियन कम्युनिटी, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया को भी इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहिए, इकनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहिए। एक पाकिस्तान, एक स्टेबल पाकिस्तान जो दूसरे मुल्कों में मुदाखलत ना करे, ये इंडिया के लिए और ख़िते के लिए ज़रूरी है। और वो इंडिया जिससे छोटे मुल्क ये ना समझें कि हेजेमनाइज कर रहे हैं, ये साउथ एशिया के लिए ज़रूरी है। और इंडिया को पाकिस्तान से ख़तरा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से नहीं ख़तरा होना चाहिए। और जो यहाँ पॉवर्टी है एक्सट्रीम, 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी यहाँ है, जो यहाँ लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोगों की तरफ दोनों स्टेट्स को आगे बढ़ना चाहिए और माजी की गलतियों से सीखते हुए बढ़ना चाहिए। इस पे मेरा और आपका इत्तफाक है। तारीख़ के तजादात बहुत हैं, आप तलाश, दुनिया की कौमों में इससे बढ़ के तजादात हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं तो, लेकिन अब 2 स्टेट्स बन चुकी हैं और हमें उन स्टेट्स को नॉर्मल स्टेट, अब नॉर्मल स्टेट की तरह नहीं रहना चाहिए और हमें सिविलाइज्ड बिहेवियर रखना चाहिए। ये मेरी राय है। मैं अर्ज करूं सर, देखिए अगर जिन्ना साहब और लियाकत अली खान अच्छे ताल्लुकात चाहते थे तो सर उन्होंने जूनागढ़ की एक्सेशन क्यों कबूल की? जूनागढ़ का ना आपसे बॉर्डर लगता था, ना वहां की मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है। एम्बेसडर शाहिद अमीन ने यह लिखा कि जी पाकिस्तान इरोडेड इट्स केस ऑन कश्मीर।
आपने क्यों अनप्रिंसिपल्ड पोजीशन लिया? आज आप नौजवानों को नहीं बताते, अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताते कि हमने बता रहे हैं। हाँ, आपको बता रहे हैं सर, तो मैं आपको अकेला आदमी हूँ सर, नहीं है। 22 मैं करोड़ की आबादी है सर, मैं किसी आप मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं हूँ ना, जब आपके लाखों लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, आप ये नहीं, पाकिस्तान में आप बात कर सकते हैं हिस्ट्री। आयशा जलाल की भी यहाँ किताबें छपी हैं, डॉक्टर इश्तियाक साहब की जो किताब इंडिया में छपी है वो भी यहाँ लाहौर में छपी। तो ऐसी बात नहीं है, मुख्तलिफ वर्जन हमें करने चाहिए। और आपका जो प्रोग्राम का नाम भी है क्रिटिकल, वो इसी वजह से है कि आप एक मुनफरिद और अच्छा एक पर्सपेक्टिव लाते हैं। तो बात ये कि ये बातें ज़रूर होनी चाहिए और बतानी चाहिए। इसी तरह इंडिया का जी जी मैं यही कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इंडिया को कंडेम करना एक ग्रोथ इंडस्ट्री है और 75 साल से है, ठीक है जी। हम इंडिया के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं पढ़ने को मिलती हमें, इसलिए कि हमारा मिजाज उस तरह का हो गया है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अभी चंद महीने पहले की बात है, कश्मीर की 2 बच्चियां, आजाद कश्मीर की, वो भूल के रास्ता इंडियन साइड पे चली गई। वहां पे उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, उनको तोहफे दे के वापस भेजा गया। किसी पाकिस्तानी चैनल ने ये रिपोर्ट नहीं किया, बिकॉज नो न्यूज इज गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया। वो अगर वहां उनके साथ बदतमीजी होती, सर सुनिए प्लीज, उनके साथ अगर बदतमीजी होती तो वो सारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर से लेके तो नीचे तक वो बयानात आ रहे होते। दूसरी सर, मैं आपको फर्क बताऊं इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तानी एम्बेसडर दिल्ली में जो होता है, वो कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां पे जाके वो लेक्चर ना दे। मुझे आप बता दीजिए एक इंडियन एम्बेसडर का नाम जिसने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जाके कभी लेक्चर दिया हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दिया हो। सर ये ना करें कि इक्विवेलेंस, फॉल्स इक्विवेलेंस ना ढूंढे। देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस वहां पे। एनजीओ के बच्चे, सर सुन लें आप प्लीज, एनजीओ के बच्चे, अब्दुल बासित जब एम्बेसडर थे उनका मैंने फेसबुक पे देखा, एनजीओ के बच्चे वहां जाते हैं, वो 4-5 घंटे वहां गुजारते हैं। यहां पे आप किसी एनजीओ को कहें ना इंडियन हाई कमीशन जाएं, आप 1 मिनट के लिए अंदर जाएंगे, बाहर आप लाइन लगी होगी, वो पूछेंगे आपसे कहां गए थे, क्यों गए थे, किससे मिले थे। तो सर ये भी हमें फर्क पेश नजर रखना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इसे आखिरी सवाल करते हैं, ये इस पे दोबारा कर लेंगे। एंडलेस एक डिबेट है। अब आप देखें कि फैज़ अहमद फैज़ जो अमन के दाई थे और इंडिया में उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, उनकी बेटी को 2 साल पहले इंडिया से डिपोर्ट किया गया। सलीमा हाशमी को, जो NCA की यहाँ प्रोफेसर हैं आर्ट्स की। और इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ किश्वर नाईद और दूसरे जो हमारे राइटर्स हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हुए, इसी तरह पाकिस्तान ने भी किया होगा। और जो इंडिया का कौमी दिन होता है उसमें यहाँ साफ़ी सिविल सोसाइटी के और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वहाँ जाते हैं। और अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कहें कि वो इंडिया बड़ा सिविलाइज्ड है और पाकिस्तान, दोनों एक मिरर इमेज का शिकार है, जिसके अंदर जो फिंगर पॉइंटिंग उधर है। और इंडिया पाकिस्तान से क्या करेगा? वो पहले जो डिसेंडिंग नोट जो वहाँ एंटी गवर्नमेंट होने को, जो आप फाशिज्म पे बड़ा आपको इत्तेफाक हुआ है इख्तलाफ, एंटी गवर्नमेंट को एंटी स्टेट समझा जा रहा है आज इंडिया में। पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, वो जो JNU यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, JNU यूनिवर्सिटी के अंदर कौन गया है? शाहीन बाग मूवमेंट में इलेक्टेड स्टूडेंट लीडर को हॉस्टल में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर सेडिशन ट्रेजन के पर्चे दिए गए। ये JNU यूनिवर्सिटी की तारीख आप, तो इसका कोई मसला नहीं। आप इंडिया के गंद में से एक फूल निकाल के दे देंगे, मैं पाकिस्तान, इसका फायदा क्या? हम कोई प्रोपेगेंडिस्ट तो नहीं है। हमें बात करनी चाहिए वो जो मेरिट पे हो। जिस खबर का आपने हवाला दिया मैंने यहाँ सोशल मीडिया में पढ़ा, और जो आप खबर बता रहे हैं, मैं अब आपको 3 खबरें बताता हूँ। हमारे ईदी ट्रस्ट ने इंडिया को ऑफर नहीं किया कि आप इसमें के दौरान जब कोविड है कि हमारे रिलीफ वर्कर, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी ऑक्सीजन की फैसिलिटी हम इंडिया को ऑफर करते हैं। क्या ये खबर इंटरनेशनली फ्लैश नहीं हुई? ये खबर का आपने क्यों नहीं हवाला दिया? और अभिनंदन जो पायलट यहाँ तोहफे दे के वहाँ बॉर्डर पे गया, उसने इंटरव्यू दिया, कितना अच्छा सलूक मेरे साथ पाकिस्तान के इदारों ने किया। तो ये सिलेक्टिव, जब तक आप इंडिया के गंद में से एक खूबसूरत फूल निकालते रहेंगे और मैं वो करता रहूँगा, नहीं, मैं दोनों स्टेट्स को कह रहा हूँ। बात ये है कि प्रो इंडिया, प्रो पाकिस्तानी, प्रो पीस हों आप, इस खित्ते को, साउथ एशिया को आगे लेके चलें। ये मखसूस एजेंडे जो हैं, हमें यहाँ अरुंधति राय अच्छी लगती है, उन्हें वहाँ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थे, लेकिन हम आप ये देखें कि इंडिया में कितने नौजवान हैं जिनको उठाया गया और उनकी स्टोरीज लगी हैं कि उनके फ़ोन जो हैं उनके फॉरेंसिक वो किए गए ऑडिट, उनके वो इन डिजिटल राइट से महरूम हैं कश्मीर के लोग।
इस इंडियन डेमोक्रेसी पे, जिस जो लोगों को डिजिटल राइट से महरूम कर रही है, कोविड वैक्सीन वहाँ में जो है कैंपेन मुतासर हो रही है, स्टूडेंट की पढ़ाई मुतासर हो रही है, सर्विस स्टेट की मुतासर हो, जो आपको यहाँ बताते हैं। मुझे भी कश्मीरी इंडिया के जो वहाँ सिविल सर्वेंट हैं प्राइवेटली बहुत कुछ बताते हैं। ऐसी बातें इसलिए हम सिलेक्टिवली यूज करते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर मैं टोटली एग्री करता हूं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए 2014 में यहाँ पे इंडिया के 2 जर्नलिस्ट थे, उनको किसने निकाला यहाँ से? आपके जब आप पीपल टू पीपल एक्सचेंज करते हैं, कितने इंडियंस को वीजा नहीं दिया गया पाकिस्तान का? ठीक है, ये एक तरफा, आप भी एक तरफा बता रहे हैं ना सर? मैंने तो दोनों स्टेट्स की बात की है सर, मैंने दोनों स्टेट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फैज अहमद फैज की बेटी इंडिया से डिपोर्ट हो रही है तो इंडिया के लिए शर्म का मकाम है। ये इंडिया के लिए, जो फैज अहमद फैज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉडर्न शायर है, उसकी बेटी को जो प्रोफेसर है लाहौर में, तो शर्म आनी चाहिए इंडिया को कि वो उसकी बेटी को डिपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो लेफ्ट के लोग हैं, जो प्रो इंडिया लोग हैं, वो फैज की बेटी की डिपोर्टेशन की मजम्मत करने की भी जरूरत नहीं रखते। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ से 2 जर्नलिस्टों आप इसको कंडेम करते हैं? आपने कंडेम किया किसी टॉक शो में जो फैज की बेटी को डिपोर्ट किया गया? मुझे इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स ने किया, इंडिया की सिविल सोसाइटी ने किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रो इंडियन लॉबी ने फैज की बेटी की डिपोर्टेशन को कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बात बहुत तशवीशनाक है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि इंडिया के जो जर्नलिस्टों को यहाँ से निकाला गया, उसको आपने कंडेम किया, क्यों निकाला गया? नहीं निकालना चाहिए, ये तो कोई बिल्कुल भी इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, इनको निकालना नहीं चाहिए। चाहे पाकिस्तान ने किया है इंतहाई गलत किया है, इंडिया ने किया इंतहाई गलत किया। मैंने कह दिया एयर मार्शल असगर खान ने की फैज की बेटी के साथ जो सलूक हुआ उसकी आपने अभी तक मजम्मत नहीं की। सर मैं गुजारिश करूं, मैं सबके कंडेम करता हूं, जो जर्नलिस्टों को निकाला उसको भी कंडेम करता हूं, जो इंडिया ने निकाला उसको भी कंडेम करता हूं। फार्मर मूवमेंट के साथ जो कुछ हुआ इंडिया में, देखिए वहां पे जो फार्मर मूवमेंट में जो इंडिया का दीप सिंह सिद्धू जो है, उसके साथ कर क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और FIR दर्ज कराई गई है, जो इंडियन स्टार है बॉलीवुड। किसके साथ? दीप सिंह सिद्धू जो है, उसको जो फार्मर मूवमेंट के अंदर जो लोग लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ जो क्रिमिनल FIR दर्ज की गई है, पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट सिटीजन। तो इस तरह की आपको शकील साहब मेरी दरख्वास्त है कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान के गंद में से खूबसूरत फूल तलाश करते रहेंगे तो गंद कम नहीं होगा, वो बरकरार रहेगा। सर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को आप बुला सकते हैं किसी टीवी चैनल पे? सर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा जी, और वो हमारी पार्लियामेंट में, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए, उनको टीवी पे आना चाहिए। लेकिन कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये 2 पैरेलल्स ड्रा नहीं हो सकते। वहाँ जो लोग हैं, जो जेन्युइन लीडरशिप है कश्मीर की, ना वो टीवी पे आ सकती है, ना वोट की पर्ची पे आ सकती है, ना वो घर से बाहर निकल सकती है। सर आपको पता है जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मूवमेंट है, उसको मजीद राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन वो हमारे इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, और फाटा रिफॉर्म बिल पेश किया था PTM के लोगों, जो सब पार्टीज ने उसको एक लॉ की शक्ल दे दी। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनके ह्यूमन राइट्स हमें मजीद देने चाहिए, स्टेट को उनके राइट्स जो हैं वो डिनाई नहीं करने चाहिए। अच्छा सर, वो क्या टीवी पे आ सकते हैं? टीवी पे आप उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, उनको बुला के आप उनसे नहीं पूछ सकते? सर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो वहां पे सेपरेटिज्म की अलंबरदार है ना, उसके बावजूद मैंने इंडियन चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज देखे, यहाँ पे आप PTM को किसी चैनल पे नहीं बुला सकते? सर जब असेंबली में कोई भी रुकने असेंबली तकरीर करता है तो पार्लियामेंट टीवी क्लिप निकल आते हैं, टीवी पे उन्हें आना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस तरह आप ये फैक्ट भी बताएंगे, जब मोहसिन दावड़ तकरीर करता है असेंबली में तो PTV पार्लियामेंट पे भी आती है, उसका क्लिप भी आता है, और वो सोशल मीडिया पे। अब स्टेट ये कर्म नहीं कर सकती। अब फार्मर मूवमेंट जो है, आप देखें कि वहाँ उसके पेज पे मिलियंस लोगों ने वो उसको लाइव देखा है, तो ये सेंसरशिप अब स्टेट के कंट्रोल में नहीं रहा। और मैं एग्री करता हूँ, इसलिए उनको टीवी पे भी दिखाना चाहिए और उन पर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ,
और सर आपने इसका मुझे कहीं जाना है तो मैंने कहा आप सर थोड़ा अरसा पहले आपको याद है कितने वो जो थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो किडनैप हुए थे, याद है आपको? सर इस तरह है ना शकील साहब, उस पे कहाँ है आजकल? उस पे इंडिया के भी हम डाटा रख लेते हैं साथ पाकिस्तान का, बार बार हम उस पे आ जाएंगे कि वहां भी हुए यहाँ भी हुए, ना इंडिया में होने चाहिए और ना पाकिस्तान में होने चाहिए। हम ये बात क्यों नहीं कहते? सर कल जो है ना इंडियन स्टेट भी लोगों के राइट अब्यूज करती है। सर कल हम एक डिबेट इसी पे रखते हैं, आई विल हैव एन इंडियन पैनलिस्ट, ताकि एक बैलेंस तरीके से डिबेट हो। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। सो कैन वी मीट एट 11 o'clock टुमारो? सर कल का टाइम हम रख लेंगे, अच्छा उनसे टाइम रख के मैं आपको बता दूं। दैट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड डिबेट। चलेगा ना? ओके, खुदा हाफिज।